Hi, today is 18th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, विमेन आर्मी ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन। सेकंड है निर्भया केस। थर्ड इज अबाउट सीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी, विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी. Fourth is about one-horn rhinoceros. Then fifth is about India's bird population. इसमें 80% डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन ऑफ बर्ड में, हम इसके बारे में जानेंगे. देन सिक्स्थ इज अबाउट पेनिनसुलर कमांड, इंटीग्रेटेड कमांड फॉर्मेशन होगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न नेवल कमांड का मर्जर होगा और ये अनाउंसमेंट किया है अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने. देन सेवेंथ इज अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स रिसर्च ऑन इंडिजीनस काउज. एट्थ इज अबाउट अ रॉयल मेस. इट इज़ अबाउट AGR जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है इन प्राइवेट टेलीकोज को पेमेंट करने के लिए टू दी गवर्नमेंट. नाइन्थ इज अबाउट विमेन एट आर्म्स एंड टेंथ इज अबाउट इंडियाज डिस्टर्बिंग ट्रॉमा नैरेटिव. इसमें हम चिल्ड्रन और चिल्ड्रन राइट्स के बारे में समझेंगे. देन 11th इज अबाउट ट्रम्प US प्रेसिडेंटशिप 2020. अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 2020 टू 2024 के लिए. देन विल नो अबाउट CRPF, पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में डिफरेंसेस देखेंगे. देन विल रीड अबाउट कोर्ट बिगिंस हियरिंग एज रिलीजियस राइट्स. 14th इज अबाउट फिस्कल डेफिसिट एंड देन 15th इज अबाउट NCLAT एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड 16th है कोनेरू हम्पी और 17th है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स ओडिशा जो February 22 से स्टार्ट होने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. पहला न्यूज़ आइटम है विमेन आर्मी ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन. सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ जज साहब की बेंच ने ये बोला है कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं विमेन हैं जिनको अभी केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन मिल रहा था और कमांड पोस्ट नहीं मिल रही थी, दे आर नाउ एलिजिबल फॉर गेटिंग सेम राइट्स एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स. सी 1992 में विमेन एंट्री एज एन ऑफिसर स्टार्ट हुआ था इन आर्म्ड फोर्सेस. इनको इनिशियली पोस्टल, एडवोकेट जनरल, एजुकेशन, सिग्नल्स, इंजीनियर्स इन सब ब्रांचेस में रखा गया था. शुरू में 5 years का क्लॉज था जो बाद में डिलीट हो गया, बट स्टिल इसमें अभी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन था, मतलब इनको केवल 14 years तक सर्विस देने को मिलेगा. परमानेंट कमीशन डिनाइड था और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी. फॉर एग्जाम्पल कमांड पोस्ट होती है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग नहीं हो रही थी. कॉम्बैट रोल्स जो होते हैं बॉर्डर में उसमें भी इनको अलाउ नहीं किया गया था. गवर्नमेंट इसके रीजंस क्या देती थी? अभी तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने रीजंस ये दिए थे कि एक फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाता है. जो फिजिकल स्ट्रेंथ है मेन और विमेन का दोनों में बहुत डिफरेंस है. मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव में विमेन को जाना पड़ता है और इससे एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आता है. देन इमेजिन ऐसा कोई कंडीशन हो गया लाइक प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए, जैसे अभी हमारे पायलट कैप्चर हो गए थे, तो अगर ऐसा कोई विमेन ऑफिसर कैप्चर हो जाए तो देन फॉरवर्ड पोस्ट में ये जो ऑफिसर्स होते हैं और ट्रूप्स होती हैं ये छोटे छोटे बंकर्स में रहते हैं. दे ऑल लिव इन स्मॉल बंकर्स और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, तो ये एक लॉजिस्टिक एक इशू हो जाएगा विमेन ऑफिसर को भी वहाँ पे रहने के लिए. देन सोल्जर्स जो होते हैं ये जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो एक कंडीशनिंग भी है हमारे यहाँ, पैट्रियार्की भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था ऐसा गवर्नमेंट्स बोलती थी. बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 14 होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग. सेकेंड, जो वॉरफेयर है ना वो चेंज हो रहा है. मिलिट्री भी जब पहले जैसी थी अब वो मिलिट्री का रूल भी चेंज हो रहा है और जिस तरीके से अब लड़ाइयाँ होती है ना वो वॉरफेयर भी चेंज हो रहा है. वी नीड टू चेंज विद टाइम. जो माइंडसेट होता है स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है. और आज से जब पहले 30 years पहले जब इनको अलाउ किया था इन आर्म्ड फोर्सेस तब भी ऐसे ही सेट ऑफ क्वेश्चंस आए थे. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा ना कि विमेन ऑफिसर्स बड़ी कॉम्पिटेंट निकली है और ये बहुत प्रोफेशनल भी इन्होंने परफॉर्म किया है. दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. तो इन सब को ध्यान में रखकर इट वुड नॉट बी वाइज कि इनको हम ये राइट टू इक्वालिटी से डिनाई करें. सो सुप्रीम कोर्ट में जज चंद्रचूड़ साहब की हियरिंग में ये कहा गया कि इन्हें परमानेंट कमीशन भी मिलना चाहिए और कमांड पोस्टिंग भी मिलनी चाहिए. इक्वल सिटीजन्स हैं इन अ कॉमन मिशन,
नॉट एडजंक्ट टू मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एस्टैब्लिशमेंट। बट यहाँ पे जो भी इनको अगर यहाँ पे कमांड पोस्ट मिलती है और कॉम्बैट रोल मिलता है, ये सब बेस्ड होगा ऑन मेरिट। मेरिट इज ओनली क्राइटेरिया, मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को अभी 3 months का टाइम दिया है टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस। सो दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप फॉरवर्ड। देन यहाँ पे बात है फ्रेश डेथ वारंट इशूड फॉर March 3 इन निर्भया केस। सी 2012 में ये बहुत हीनियस क्राइम हुआ था, 2020 आ गया, बट अभी तक जो भी कल्प्रिट है उनको हम हैंग नहीं कर पाए। इंडिया में रूल ऑफ लॉ चलता है, कोर्ट का डिसीजन जो आते हैं उसको अक्सर ये कल्प्रिट क्या करते हैं, कॉन्विक्ट क्या करते हैं, ये रिव्यू पिटिशन डाल देते हैं, इसमें कुछ टाइम निकल जाता है, फिर क्यूरेटिव पिटिशन आ जाती है। अगर इससे भी डिसीजन फेवर में नहीं आता है तो दे गो टू प्रेसिडेंट मर्सी। 72 आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंशियल मर्सी का प्रोविजंस होते हैं, और अगर प्रेसिडेंट ने भी डिनाई कर दिया तो ये फिर से रिव्यू पिटिशन उसके लिए डाल देते हैं। तो इस सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम निकल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी रिसेंटली कहा था कि हमें जो ये गाइडलाइंस हैं कैपिटल पनिशमेंट की, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सी जो कैपिटल पनिशमेंट होता है ना, वो फाइनल पनिशमेंट होता है। मींस अगर कुछ एरर हो गया तो फिर यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द डेड पर्सन। सो दैट इज़ वाई इतने सारे हम यहाँ पे एग्जॉस्टेड रेमेडी प्रोवाइड करते हैं इन्हें, ताकि कोई भी चांस ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। रॉन्ग पर्सन कभी भी कैपिटल पनिशमेंट से सेंटेंस नहीं जाना चाहिए। सो ये उस लीगल लूप होल्स को कई बार ये कॉन्विक्ट्स क्या करते हैं, दे प्ले विद दीज लीगल लूप होल्स। बट फाइनली अभी ये डिसाइड हुआ है कि March 3 को दीज कॉन्विक्ट्स वुड बी हैंग्ड। देन दिस इज पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने देखा था ना अभी, दिल्ली का एयर क्वालिटी अब 239 है, बट गाजियाबाद का 307 है। ये वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहा है। ये ऐसे 6 कैटेगरी है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। AQI में लास्ट 24 आवर्स का हम एग्रीगेट मेजर करते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 3 and 4। दिस इज पेज नंबर 5, आगरा रेडीज टू रिसीव ट्रम्प। एंड यहाँ पे न्यूज़ है सीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव्स होते क्या है, अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। ये जो सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन का बिड है, दिस इज टू प्रिवेंट ब्लैक मार्केटिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड ऑल्सो डेवलप देयर वेयर हाउसेज एज मंडी सबयार्ड्स टू मेक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल। तो हम इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों करते हैं कोऑपरेटिव में? सी कोऑपरेटिव्स होते हैं ना, ये बेसिकली वॉलंटियर एसोसिएशन होता है। आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स मेंशन है। 43 भी जो होता है DPSP, ये बोलता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, और इससे रिलेटेड इसमें लॉज है, मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनका एक कॉमन गोल है, तो वो आपस में हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं और एक कलेक्टिव कॉज के लिए कमिट करते हैं। दे प्रमोट देयर कॉमन गोल्स, तो इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर इंडिविजुअली आप एफर्ट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बट अगर आप कलेक्टिव वर्क कर रहे हो ना, तो आपके पास कलेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ये कोऑपरेटिव फॉर्मेशन होता है, और विलेज लेवल पे ये कोऑपरेटिव्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। इंडिया में अराउंड 5 लाख रूरल कोऑपरेटिव्स हैं। इससे कलेक्टिव बार्गेन आता है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब बात है विलेज सीड्स कोऑपरेटिव की। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट सीड्स प्रोवाइड करती है। इन सब सीड्स से फार्मर्स अपनी किसान लगाता है, खेती करता है। इन सीड्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड करती है सब्सिडी, मतलब कम रेट पे मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो गवर्नमेंट खुद वहन करेगी। इस सब्सिडी का होता है मिसयूज। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोल रही है कि हम इंडिविजुअल फार्मर को देने के बजाय सब्सिडी वी विल प्रोवाइड इट टू कोऑपरेटिव्स। नाउ कोऑपरेटिव्स को आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है। दे नीड टू डाइवर्सिफाई देयर चैलेंजेस। एग्रो प्रोसेसिंग होती है ना, मतलब खेती से जो आपने किसानी से जो फसल निकाली, इस फसल का आप पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कर दो, वेयर हाउसेज में उसको स्टोर करो, तो इससे जो इसकी मार्केट वैल्यू होती है ना, वो डबल ट्रिपल काफ़ी टाइम इंक्रीज हो जाती है और वेस्टेज भी नहीं होता है। सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि एग्रो प्रोसेसिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेयर हाउसेज में इनको एंटर करना चाहिए, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना चाहिए फ्रॉम फार्मर्स, ताकि जो मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी हम बाईपास कर सकें। सो दिस इज पेज नंबर 5। ये है पेज नंबर 6। ये जो है ना, ये 1 हॉर्न राइनोसोरस है, ये इंडिया में मिलते हैं। 2 हॉर्न अफ्रीका में मिलता है। ये जो 1 हॉर्न है ना, देखो इनका एक ही हॉर्न है, ये दिस इज दी ओनली हॉर्न दे हैव। सो ये जो होते हैं ना, इनको पैचीडर्म भी बोलते हैं। पैचीडर्म मतलब ये थिक स्किन होते हैं, जैसे एलिफेंट भी पैचीडर्म है। IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं।
ये यूजुअली अलुवियल ग्रासलैंड्स और रिवराइन फॉरेस्ट में है, मतलब तराई एरिया टुवर्ड्स नेपाल और ब्रह्मपुत्र बेल्ट इन असम, यहाँ पे इंडियन राइनोसोरस मिलता है। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनकी प्रॉब्लम हो रही है पोचिंग। हंटर्स इनको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? बिकॉज इसका जो हॉर्न है वो हॉर्न का चाइनीज़ मेडिकल मेडिसिन्स में काफ़ी डिमांड रहता है। देन यहाँ पे इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्लाइमेट चेंज एडवांस हो गया है, रैपिड हो गया है, और हैबिटेट लॉस तो हो ही रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑन राइज। 70% ऑफ दीज राइनोसोरस लिव्स इन काजीरंगा, असम में रहते हैं। असम का ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो दिस इज अबाउट राइनोसोरस। देन ये है मोर आइज इन थाने। ये क्या कर रहे हैं? ये डेटा सेंटर बनाया है हजूरी में। ये मॉनिटर कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा से, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पीपल, पब्लिक। इससे क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी फॉल होता है, मॉनिटरिंग बेटर हो जाती है। सो दिस इज पेज नंबर 9। इंडियाज़ बर्ड पॉपुलेशन सफ़र्स लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। इंडिया की जो बर्ड पॉपुलेशन है ना, वो 80% डिक्लाइन हो गई है इन पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। 80% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड 2020 रिपोर्ट। इसने ये सारे ऑब्जर्वेशंस अभी दिए हैं। इनको थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट ये है कि लॉस ऑफ हैबिटेट। इनका जो हैबिटेट था, मतलब ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डिक्लाइन हो रहा है। वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स है, इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स एंटर करते हैं बर्ड में और ये बर्ड स्टार्टेड डाइंग। हंटिंग एंड ट्रैपिंग फॉर द पेट, एंड ये जो हंटिंग एंड ट्रैपिंग होती है वो भी एक मेजर कॉज है। इनका ट्रेड होता है। IUCN की रेड लिस्ट में एंडेमिक बर्ड्स में ये सारे एंडेमिक बर्ड्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। द नेम्स आर एंडेमिक बर्ड्स सच एज रफस फ्रंटेड प्रीनिया, नीलगिरी थ्रश, नीलगिरी पिपिट एंड इंडियन वल्चर वर कंफर्म्ड एज सफरिंग करंट डिक्लाइन। अब ये जो बर्ड का रिपोर्ट आया है, इसका डेटा कहाँ से आता है? इसका डेटा आता है बर्ड वॉचर्स से, जो एंथुजियास्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, नेचर में जिसको इंटरेस्ट है, बर्ड वॉचर्स हैं। ये डेटा प्रोवाइड करते हैं SOIB को, और उस डेटा को ये कलेक्ट कंबाइन करके ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ बर्ड भी किया है। जैसे जो रैप्टर्स होते हैं ना, रैप्टर्स यूजुअली प्रेडेटरी बर्ड्स होती हैं, तभी आप देखोगे फाइटर पायलट्स का नाम भी अक्सर रैप्टर्स रखा जाता है, बिकॉज दे आर प्रेडेटरी। हैबिटेट के बेस में क्लासिफिकेशन है। इनकी डाइट क्या है, माइग्रेटरी स्टेटस है या नहीं है, एंडेमिक है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। अब इनकी जो हैबिटेट होती है वो यूजुअली जैसे ग्रासलैंड्स होती हैं, स्क्रबलैंड्स, वेटलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे हमें हैबिटेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और फ्रेगमेंटेशन को तोड़ना है। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये एक पूरा हैबिटेट था, बीच में रोड निकल गई, तो ये एक हैबिटेट बन गया, ये एक हैबिटेट H1 और ये H2 हो गया, तो ये फ्रेगमेंट हो गई ना। तो इस टाइप से इनकी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। सो वी नीड targeted research is very necessary. So this is on about India's bird population suffers long-term decline. We need to hurry up before it's too late. ये है पेनिनसुलर कमांड बाय नेक्स्ट ईयर एंड सेज जनरल रावत। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक लैंड मास होता है जो प्रोजेक्टेड होता है टुवर्ड्स द ओशियन। तो ये इंडियन पेनिनसुला है। यहाँ पे अपना बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और ये इंडियन ओशियन है। ये इंडियन ओशियन इंडिया के नाम पर है और ये हमारा बैकयार्ड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पे अपनी प्रेजेंस बना के रखें। चाइना और वेस्टर्न पावर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू फील देयर प्रेजेंस इन दिस इंडियन ओशियन। नाउ अभी तक था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके अंदर थे ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब आ गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी 4 स्टार जनरल होते हैं, लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ। और इनका काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना और एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाना। इन तीनों के बीच में डुप्लीसिटी ऑफ वर्क नहीं हो और स्विफ्ट रेस्पॉन्सेज हो और जल्दी हम एफिशिएंटली वर्क कर पाए, ये सारे काम है CDS के। अब इंडियन ओशियन हमारा बैकयार्ड है यहाँ पे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो ईस्ट और वेस्ट कमांड होगा नेवी का, उस सबको आपस में इंटीग्रेट करके हम एक सेपरेट कमांड बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडियन ओशियन सेंटर्ड पेनिनसुलर कमांड। ईस्ट वेस्ट नेवल कमांड इसमें मर्ज हो जाएंगे। अभी हमने काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी किए हैं, जैसे USA से हमने लेमोआ किया था। लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे आपको कहीं पे शिप पोर्ट करनी है तो आपको उसका फ्यूल हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, तो ये सब इंक्लूडेड होते हैं लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट में। तो अगर हम लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट करते हैं ना, तो पार्टनर कंट्रीज शेयर करते हैं देयर लॉजिस्टिक्स। इंडियन ओशियन वन एंटिटी है, इंटीग्रेटेड कमांड बनेगा, इससे स्विफ्टनेस आएगी, जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे, बिकॉज वॉर अब
वॉर फ्रंट्स चेंज हो रहे हैं, स्विफ्ट एक्शन इज नेसेसरी। ओवरलैपिंग ऑफ जो वर्क है वो कम हो जाएगा कि नेवी भी वही काम कर रही है, आर्मी भी कर रही है, अलग अलग दोनों कमांड्स डिफरेंट सेम सॉर्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कम होगा। ट्राई सर्विसेज का थिएटर कमांड सिमिलरली हम जम्मू एंड कश्मीर में भी बनाने की बात है। यहाँ इन्होंने एक बात और कहा है कि ये जो हमारा फोकस अभी होना चाहिए ना, वो सबमरीन के लिए होना चाहिए। अभी हमारे पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो आने वाले हैं, विक्रमादित्य एंड विक्रम इंडिजीनियस होगा। सो थर्ड एयरक्राफ्ट इज नॉट नेसेसरी, वी कैन वेट। अभी वी शुड फोकस ऑन गेटिंग सबमरीन स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहिए। सेकेंड, सिंगल बिग टिकट परचेजेस लेने की जरूरत नहीं है, वन कैन गो, वी शुड गो स्मॉल ले सकते हैं, कोई बड़ा एक साथ लेने का अभी दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ये इनके कुछ थॉट्स हैं ऑन दिस पेनिनसुलर कमांड। ये है हमारी इंडिजिनस काऊ, देसी काऊ। जो इंडिजिनस काऊ है ना, इसके लिए गवर्नमेंट एक प्लान ला रही है, सुत्रा पिक। ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, CSIR, आयुष्मान मिनिस्ट्री और ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये सब मिलके इधर इसमें काम करेंगे और इस काउ से रिलेटेड इसको कैसे हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए 5 थीम्स बनाई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद। तो पर्पस ये होगा कि हम यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनस काउस और इनके प्राइम प्रोडक्ट्स जैसे मेडिसिनल यूज़ और हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, यूटिलिटी आइटम्स, इन सब में हम रिसर्च करेंगे और इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम NGO भी इंक्लूड करेंगे और जो मिल्क के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे सिंपल दूध होता है, वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, शेल्फ लाइफ कम है, बट अगर हम उससे चीज़ बना दें, पनीर बना दें, कर्ड हो जाए या डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाए, तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और वो ज़्यादा मार्केटेबल भी होता है। तो द आइडिया इज़ ये जो इंडिजिनस काऊ है, इसकी ब्रीड को भी प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है और इसको ज़्यादा यूजफुल बनाना है हमें। देन दिस इज़ पेज नंबर 10 एडिटोरियल। ये है रॉयल मेस। अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था ना, AGR के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टेलीकॉम सेक्टर ये AGR गवर्नमेंट को पे करे, ये अराउंड 1.47 लाख करोड़ का था। इसका हिस्ट्री हमने देखा था कि जब टेलीकॉम सेक्टर आए थे लिबरलाइजेशन के बाद, तो इनको कुछ रिलैक्सेशन मिला था। ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है ना, इसकी डेफिनेशन टेलीकॉम के लिए और गवर्नमेंट के लिए, इन दोनों ने इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा कि सारे रेवेन्यू इंक्लूड होने चाहिए बिफोर डिस्काउंट्स, और जो टेलीकॉम सेक्टर्स थे वो बोलते थे हम केवल कोर सर्विस का रेवेन्यू आपसे शेयर करेंगे। फिर फाइनली ये मैटर गया TD सेट में, ट्राइब्यूनल में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है जिसमें ब्रॉडर AGR आ रहा है, रेवेन्यू का ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन है, उसको हम मानेंगे और इसलिए ये टेलीकॉम 1.47 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने साल में जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर है ये बड़ा फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की तो ये हालत है कि अगर इसको AGR पे करना पड़ गया, इतना पैसा देना पड़ गया, तो हो सकता है इसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। इससे क्या होगा, डुओपोली हो जाएगी। एयरटेल भी ऑल्दो बहुत अच्छा कर नहीं रहा है, तो एयरटेल एंड जियो बस ये 2 प्लेयर्स रहेंगे। BSNL इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। सो ये जो डुओपोली मोनोपोली है ना, विच इज़ नॉट गुड, इससे जॉब लॉसेज होंगे, हमारी इकोनॉमी वैसे ही अच्छा नहीं कर रही है। तो यहाँ एडिटोरियल में दे हैव सेड कि हमें थोड़ा सॉफन करना चाहिए ये ब्लो, इतना फाइनेंशियल बर्डन ताकि नहीं आए इन टेलीकॉम ऑपरेटर पे कि वो डूब जाए। देन ये है विमेन एट आर्म्स। ये लीड जो हमने फर्स्ट न्यूज़ आइटम देखा था उसका कैरी फॉरवर्ड है। जो विमेन का भी एंट्री और इनको कॉम्बैट रोल और परमानेंट कमीशन में इक्वालिटी प्रोवाइड की है ना, ये कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिमोलिश किया है इन्होंने। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एस्टैब्लिश किया है। अभी 30% जो विमेन ऑफिसर्स हैं ना, वो ऑलरेडी डेप्यूटेड हैं कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि हम इन्हें कॉम्बैट रोल नहीं दे सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिखा है कि दे हैव प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले शोल्डर्स टू शोल्डर्स विद देयर मेल काउंटर पार्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मतलब ये उतना ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है जितना किसी मेल काउंटर पार्ट मेल ऑफिसर ने किया होगा। तो हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। ऑलरेडी अभी हमारे यहाँ 10,000 ऑफिसर्स का शॉर्टेज चल रहा है आर्म फोर्सेस में, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इन विमेन ऑफिसर्स को भी प्रॉपरली सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। देन ये 3 मंथ का डेडलाइन है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एम्फेसाइज किया है।
नाउ दिस इज इंडियाज डिस्टर्बिंग ट्रॉमा नैरेटिव। सी, अब ये जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, इसमें कई बार जो आर्टिकल्स आते हैं वो थोड़ा पॉलिटिकल बायस होता है या फिर कुछ इस टाइप का एंगल या इन्फॉर्मेशन होता है विच इज़ समटाइम्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ अवर डिस्कशन। सो एट टाइम्स वी इग्नोर दोज आर्टिकल्स। जैसे ये जो आर्टिकल है ना, इसका जैसे जो थीम है, थीम क्या है? थीम इज़ अबाउट चिल्ड्रन राइट। तो विल फोकस ऑन थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर रिक्वायरमेंट। अब ये जो चिल्ड्रन राइट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में चिल्ड्रन राइट्स बहुत जगह मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू एजुकेशन 21A, डीपीएसपी में है आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अप टू 6 ईयर्स आपको देना ही देना है। देन हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें भी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद गार्डियंस की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन बनाए। फंडामेंटल राइट्स में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, फोर्स्ड लेबर, इन सब के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज बने हैं। देन हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 भी है। जुवेनाइल जस्टिस केयर सिस्टम है। इस पूरे प्रोसेस का क्या मतलब है? इस पूरे जो लॉज बनाए हैं उनका केवल एक ही पर्पज़ है कि जो बच्चे होते हैं उनको हमें ट्रॉमेटाइज्ड डैमेज्ड एडल्ट नहीं बनाना है। जो चिल्ड्रन है उनका एक हैप्पी और हेल्दी एटमॉस्फेयर उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। दे शुड नॉट, दे आर अवर फ्यूचर, दे शुड नॉट, व्हेन ग्रोइंग अप दे शुड नॉट बिकम ट्रॉमेटाइज्ड डैमेज्ड एडल्ट। सो दैट इज वाई वी नीड टू प्रोवाइड देम अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, ब्रेन वॉश, एक्सट्रीमिज्म, ये सब क्या होता है? ये बच्चों का बचपन खराब कर देता है। सो दैट इज वाई पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म, कल्चर, these are all separate thing. Childs are beyond these things. Children beyond this होते हैं. So this is what actually they have tried to say over here. Then this is to the long and the short of Trump versus the rest. Again इसमें इन्होंने ट्रम्प को क्रिटिसिज्म किया है या फिर कौन कैंडिडेट बनेगा नहीं बनेगा. This is not in our scope of syllabus. What we should know कि अभी 2020 में प्रेसिडेंट इलेक्शनशिप होने वाला है इन यूएसए. रिपब्लिक पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है. डोनाल्ड ट्रंप आते हैं रिपब्लिक पार्टी से. डेमोक्रेटिक पार्टी में प्राइमरी होती है. प्राइमरी मतलब ये अपना इंटरनल इलेक्शंस करा रहे हैं ताकि ये डिसाइड कर पाएँ कि इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा. बिडेन होंगे, सैंडर्स होंगे, ये लीड अभी कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में. ये दोनों इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं. इसके बाद रिपब्लिक के कैंडिडेट होंगे डोनाल्ड ट्रंप और इसका जो कैंडिडेट आएगा और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और फिर फाइनली डिसाइड होगा कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इंडिया की पॉलिसी ये है कि हम इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज में हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट ये बने या ये बने, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द हूसोएवर प्रेसिडेंट हु विल कम ऑन सीट. हम सीट को वैल्यू देते हैं, कौन उस पर बैठा है इट डजेंट मैटर. देन यहाँ पे है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन राइट्स टू प्रोटेस्ट. इसमें भी एक ही बात किया है, चिल्ड्रन को हक है कि वो प्रोटेस्ट में कर सकते हैं बिकॉज राइट टू वोट भी है 18 ईयर्स एडल्ट. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इनका पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो. देन मे द फोर्स बी स्ट्रेंथन. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है. केवी मधु सदानंद जी ने लिखा है. ये आईजी रहे हैं ट्रेनिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर ऑफ सीआरपीएफ इन 2012. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सीआरपीएफ एंड बिफोर दैट दो चीज़ें होती है. एक होता है पैरामिलिट्री और दूसरा होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. पैरामिलिट्री में आती है असम राइफल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है. स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस आती हैं, ये रॉक लीड करता है इन्हें. सीएपीएफ में आती है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. ये रिपोर्ट करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को. अभी हम बात करेंगे सीआरपीएफ का. सीआरपीएफ है ना, ये एमएचए के अंदर आती है. इसका काम क्या होता है? यूजुअली ये पीस कीपिंग के लिए रहती है. यहाँ पे ये फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है. अभी इसका स्ट्रेंथ हो गया है 3.5 लाख इसके पर्सनल है. अब इसके रूल्स क्या है? ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत वर्सेटाइल है. ये रैपिड एक्शन फोर्सेस के लिए बुलाते हैं अगर दंगे जैसी कोई स्थिति हो रही है. कोबरा है. देन स्पेशल ड्यूटी ग्रुप होता है यहाँ पे. देन ये कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है. ये नक्सल्स में काफ़ी इफेक्टिव है कोबरा फोर्सेस. फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल है. ये पीस मेकर्स कहे जाते हैं. ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर भी होते हैं अक्सर. प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये बहुत प्रेशर में रहता है. इनका जो जॉब है ना, बहुत चैलेंजिंग जॉब है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसके जो पर्सनल होते हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर और जो इनके काम करने की कंडीशंस हैं उससे इनमें काफ़ी सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है. फ्रेट्रीसाइड के भी केसेस देखे गए हैं.
वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भी इन दी एंड ह्यूमंस होते हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग दी ऑर्डर्स। और ये जो पुलिस की नौकरी होती है ना, इन सिक्योरिटी गार्ड्स एंड आर्म्ड फोर्सेस, ये जो पुलिसिंग की जो भी नौकरी होती है, दे आर वेरी स्ट्रेसफुल एंड अक्सर दे डोंट गेट प्रेज फ्रॉम ईदर साइड। गवर्नमेंट की तरफ से भी पिटाई होती है और पुलिस की तरफ से भी जनता की तरफ से भी पिटाई होती है। सो ये बहुत प्रेशर कुकर सिचुएशन में इनको काम करना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक प्रोविज़न था कि इनको 100 डेज़ का लीव मैंडेटरी दिया जाए, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है टू अचीव। तो यहाँ ऑथर ने ये बोला है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये फिजिबल सस्टेनेबल रह सके। फर्स्ट 15 ईयर फॉर एग्जांपल उन्हें एंटी इंसर्जेंसी में लगाओ, डिफ़िकल्ट पोस्टिंग दो। नेक्स्ट 10 ईयर इनको बॉर्डर ड्यूटी दे दो। देन लास्ट जो 10 ईयर होते हैं सर्विसेज के, उसमें इनको स्टैटिक ड्यूटी दे सकते हैं। तो इस तरीके से इनको डिवीज़न ऑफ लेबर हम पॉसिबल कर सकते हैं। वी नीड टू रिहैबिलिटेट ऑफ रिटायर्ड पर्सनल, बिकॉज यूनिफॉर्म के अंदर भी जो रहता है वो एक ह्यूमन होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन दिस इज पेज नंबर, दिस इज अगेन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड ऑपोजिट पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विमेन इन कमांड इट्स अ वेलकम स्टेप। ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट को डिफीट कर रहा है। ये जो न्यूज़ था ये था रिलीजियस राइट्स का। हमने कुछ दिन पहले अगेन ये स्टडी किया था कि रिलीजियस बिलीफ होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इन दोनों में अक्सर क्लैशेस हो जाता है। तो ये जो 9 जज बेंच बनी है ना, ये इन 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेगी और वंस एंड ऑल सेटल कर देगी कि कैसे कैसे हमें मिडिल वे फाइंड करना है बिटवीन रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25, 26 में रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सेक्शंस ऑफ हिंदूज क्या होंगे, इन सब मैटर्स में this honorable court will make a decision. Now this is about fiscal deficit. Before that FATA फिर से रिव्यू कर रहा है पाकिस्तान स्टेटस टुडे, और इंडिया यूएस का भी मिनी ट्रेड डील होने का था ऐसा, बट अब ये डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज यूएसटीआर के ये जो हेड है रॉबर्ट लाइट्जर, इनका इंडिया का विजिट भी पोस्टपोन हो गया है एंड लेट अस सी हाउ इट फोल्ड्स अप। देन चाइना वायरस केसेस हैं, इसमें 70,000 केसेस आ गए हैं यहाँ पे। चाइनीज़ डॉक्टर यूजिंग प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो पेशेंट्स क्योर हो गए ना कोरोना वायरस से, उनका ये सैंपल लेंगे और एंटीबॉडी बना के इन्फेक्टेड पर्सन में देंगे ताकि वो लोग भी उससे इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। सो दिस इज़ प्लाज्मा थेरेपी। देन दिस इज़, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कपल ऑफ डेज बैक। देन यहाँ पे मूडी ने डिमांड क्रेडिट ग्रोथ क्रिटिकल बताया है इंडिया को। फिस्कल डेफिसिट, व्हाट यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल मतलब पैसे से रिलेटेड, डेफिसिट आपका कमी हो गई है। गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा। तो आमदनी और खर्चे का जो साल भर का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। यूजुअली सारी सरकारें फिस्कल डेफिसिट में चलती है, पर ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा उधार लेने से। टू ब्रिज द गैप गवर्नमेंट उधार लेती है मार्केट से, आरबीआई से, एट्सेट्रा। उधार लेना अच्छी बात नहीं होती है। सो FRBM बिल आया था 2006 में, इसमें इन्होंने कहा 2% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं रखना है हमें फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम अराउंड 3.5% फिस्कल ईयर में रखेंगे। अब फिस्कल डेफिसिट कम करना है ना, तो गवर्नमेंट 2 काम कर सकती है, या तो सरकारी खर्चे कम कर दो, बट वो अभी हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, तो हम फिस्कल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो कट कर नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट अब पूरा ध्यान लगा रही है रेवेन्यू जनरेशन में। तभी आप देखोगे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। अभी LIC का 5 to 7% डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। देन अभी AGR हमने पढ़ा था, टेलीकॉम से इतना पैसा आएगा 1.47 लाख करोड़, उससे विंडफॉल गेन हो सकते हैं। सो इन्होंने कहा है कि ये अभी रियलिस्टिक टारगेट है, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये बात है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का सेक्शन 410। ये भी अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। अभी टाटा केसेस में भी NCLAT आया था, देन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में भी आया था। नाउ ये सेक्शन 410 होता है ना कंपनीज एक्ट 2003 का, इसमें लिखा था हम एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाएंगे NCLAT। तो ये किसके केसेस देखेगा? ये देखेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के। ये केसेस देगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का अपील भी आप यहीं पे करोगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपील भी NCLAT में आएगा। इन तीनों का अपील जाएगा NCLAT में, और जो NCLAT का डिसीजन है वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नाउ इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, इसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, बट इनका मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 11 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। देन दिस इज शोकेस ड्रेप साइड स्टोरी। देन दिस इज अगेन शोकेस ट्रेवलॉग बॉट। दिस इज स्पोर्ट्स हम्पी, ये कोनेरू हम्पी हैं, ये चेस की ग्रैंड मास्टर है और अभी रीनिंग प्रेजेंट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन भी है। इनको पद्मा और अर्जुन अवार्ड भी मिला है। देन दिस इज खेलो यूनिवर्सिटी गेम का एंथम लॉन्च हुआ है।
अभी खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं, ये इनॉग्रल गेम्स होंगे February 22 टू March 1st। 176 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया इसमें अपने स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स सेंड करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, नर्चर कर सकें ओलंपिक टैलेंट का। ग्रास रूट लेवल से हम अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढ के लाएं और उनको फिर हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने का सपना हमारा पूरा हो। इसमें हम 17 डिसिप्लिन्स हैं स्पोर्ट्स के, उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन दिस इज़ पेज नंबर 20। शी इज़ मनु भाकर, ये काफ़ी अच्छी शूटर है। मनु अंडररेटेड बाय हाई, अनडिटर्ड बाय हाई एक्सपेक्टेशन। ये है श्रीनिवास गौड़ा। कंबाला रेस जो होती है बफेलो के साथ ये रन करते हैं इन मडी वाटर्स पैडी फील्ड में, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनका जो ओवरऑल अगर देखें तो इन्होंने 9.55 सेकेंड्स में 100 मीटर रेस रन किया था, विच इज़ बेटर देन उसेन बोल्ट। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने बात किया खेलो यूनिवर्सिटी गेम ओडिशा February 22 टू March 1 इनॉग्रल गेम्स होंगे। कॉनेरू हम्पी, शी इज़ रीनिंग वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, चैंपियन है। NCLT, ये NCLT, IBC, CCI तीनों के केसेस NCLT में जाते हैं। फिर हमने फिस्कल डेफिसिट पढ़ा, आमदनी माइनस खर्चा इस फिस्कल डेफिसिट, और ये खर्चा भरपाई होती है बाय उधार, बोरोविंग। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजन का ये अभी जजमेंट चल रहा है, इसको अपन फिर से एक बार देखेंगे, फॉलो अप लेंगे इसका। देन दिस इज अबाउट CRPF में भी वी नीड टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म के अंदर एक ह्यूमन बींग है। ट्रम्प US प्रेसिडेंटशिप होगी 2020। देन वी रेड अबाउट इंडियाज डिस्टर्बिंग ट्रॉमा नैरेटिव, चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। देन विमेन एट आर्म्स, जेंडर स्टीरियोटाइप। देन दिस इज अबाउट अ रॉयल मैस, इसमें हमने AGR रिलेटेड और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के बारे में देखा। देन दिस वाज अबाउट गवर्नमेंट प्लान रीच ऑन इंडिजिनस काऊ, देसी काऊ के बारे में हमने देखा। देन दिस इज पेनिनसुलर कमांड, CDS ने अनाउंस किया। Then we read about India's bird population, one-horned rhinoceros, pachyderm, elephant भी pachyderm है, seeds to be distributed through cooperative society, निर्भया केस, और हमने देखा कि ये बहुत रिमार्केबल जजमेंट हुआ है, विमेन आर्मी ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।